नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जो लोग हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की राजनीति की समझ रखते हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिन-जिन क्षेत्रों का और राज्यों का मैंने नाम लिया है, वहाँ पर ख़ास तौर से जाट किसानों, जाट मतदाताओं की एक अच्छी खासी तादाद है और भूमिका भी है। हरियाणा में मोस्टली जाट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा है। जिस तरीके से पंजाब में जट सिख मुख्यतः चीफ मिनिस्टर बनाए जाते रहे, उसी तरीके से हरियाणा में भी जाट चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिपाटी को तोड़ दिया था 2014 में। मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। ये प्रयोग केवल हरियाणा में नहीं किया गया था। महाराष्ट्र में मराठाओं को साइड लाइन करके देवेंद्र फडणवीस को, जो ब्राह्मण हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में आमतौर पर ये माना जाता है कि वहाँ आदिवासी और जो दूसरे पिछड़े हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो वहाँ भी डॉक्टर रमन सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। झारखंड जरूर अपवाद रहा, लेकिन ये जो प्रयोग किए गए थे, कुछ मायनों में आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका जो घातक नतीजा हुआ, खास तौर से हरियाणा, वेस्ट यूपी में और राजस्थान में, वो अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है, संभाल नहीं पाई है। हरियाणा में जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना, उसका बड़ा भारी नुकसान दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। और जो कांग्रेस पार्टी आम तौर पर किसानों की हितैषी नहीं मानी जाती रही है, या किसानों की उतनी चिंता कांग्रेस पार्टी ने कभी की नहीं है, और जो इन कास्ट यानी जाट और इससे मिलते-जुलते जो दूसरे किसान जातियां हैं, उनके जो भी नेता हुए हैं, जो भी लीडरशिप हुई है, उसके प्रति भी कांग्रेस का कोई सम्मान का भाव या किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहा भी नहीं है। अतीत की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें इसके प्रमाण भी देती हैं। चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हो, उनका परिवार हो, इन सब की शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी। फिर क्यों कांग्रेस से ये छिटक गए थे? कांग्रेस से क्यों अलग चले गए थे? सर छोटू राम, उनके नाती, ये सब कांग्रेस में रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया इन सब नेताओं के जीवन में, राजनीतिक जीवन में, जब इनको कांग्रेस से निराशा हाथ लगी और कांग्रेस ने इनको कमतर करने के लिए, इनका कद छांटने के लिए, एक तरीके से इनको अपमानित करके अलग-थलग करने के लिए दूसरी लीडरशिप खड़ी कर दी और उनको आगे बढ़ा करके इनका पत्ता काटा। लेकिन ये मैं इतिहास की बातें बता रहा हूं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी रणनीतिक रूप से वो काम कर रही है कि जो जाटों को लगे कि कांग्रेस उसकी सबसे बड़ी खैर-ख्वाह है और वही तो किसानों की चिंता कर रही है, बाकी तो जैसे कोई किसानों की चिंता ही नहीं कर रहा है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, एपिसोड हुआ है, विनेश फोगाट वाला, बजरंग पूनिया वाला, संगीता फोगाट वाला, साक्षी मलिक वाला, और इससे पहले भी जो 13 महीने का
तथाकथित किसान आंदोलन कराया गया था दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ जो घेराबंदी करके जगह-जगह मोर्चेबंदी की गई थी, इससे सबके पीछे रणनीति क्या थी और कौन था एक्चुअल में इसके पीछे? योगेंद्र यादव का एक बयान आया था 2022 के 5 राज्यों के चुनाव और उनके परिणामों के बाद। 5 राज्य कौन से थे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और एक में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में। बाकी के चारों में तो भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस आउट हो गई और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर इन हो गई, यानी सत्ता में आ गई। कांग्रेस 13 महीने का आंदोलन चलाए और उसको अपने ही स्टेट में पराजय का सामना करना पड़े, ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। और उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रयास हो रहे थे, योगेंद्र यादव ने जो बयान दिया था वो याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, रोड रोलर भी चला दिया था। अब अगर अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए ठीक से, फील्डिंग बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो ये जो आंदोलनजीवी शब्द दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बहुत सोच समझ करके दिया था। ये लोग आंदोलनकारियों के जरिए, क्योंकि कांग्रेस की अपनी छवि, अपनी साख, वो तो समाप्त प्राय है लगभग सभी कम्युनिटीज में और सभी सेक्टर के लोगों में, सभी वर्गों में। तो इसलिए कभी छात्रों को उकसाओ, कभी व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर उकसाओ, कभी हर वर्ग को विमुद्रीकरण के जो नोटबंदी की गई थी उस पर उकसाओ, कभी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को, जाटों को भड़काओ और उनको अपने पक्ष में करो। ये जो महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ था, इस पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिजाइन किया हुआ आंदोलन था। मैं ये संभावना बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे महिला पहलवानों ने, वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं या उनमें कोई सच्चाई ही नहीं है। आमतौर पर मैं ये मानने वाला आदमी हूं कि अगर कोई महिला किसी के बारे में किसी तरह का एलिगेशन लगा रही है, तो इसके लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, एक कलेजा चाहिए। समाज में भी उसकी बदनामी होती है, परिवार रिश्तेदारों में भी उसकी बदनामी होती है। तो कोई तथ्य रहा होगा जिसको आधार बना करके ये आंदोलन पूरा डिजाइन किया गया, इनको पुश किया गया, आगे किया गया और प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह तो एक मोहरा थे और ये खिलाड़ी भी एक मोहरा थे। ये सारा कुछ किया गया क्योंकि वो 13 महीने का आंदोलन खत्म हो गया था। हरियाणा का चुनाव किसी भी तरीके से जीतना था, 10 साल बाद ही सही सत्ता में वापसी करनी थी। तो इसलिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए और जो जमावड़े थे वहां पर जंतर मंतर पर, वहां पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी वाड्रा, सतपाल मलिक, अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत, ये सब पहुंचे, तो उससे फिर से इन चर्चाओं को तो बल मिला था ना कि भाई मोदी विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो सब वहां पहुंच रही हैं और ये जानबूझ करके इसको इतना तूल दिया जा रहा है। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने संगीता या विनेश के साथ या साक्षी के साथ कुछ किया था, गड़बड़ किया था, छेड़छाड़ की थी, उसका सीधा सा तरीका था, पुलिस में जाते, एफआईआर दर्ज कराते। आंदोलन पर, धरने पर बैठने का क्या मतलब था?
लेकिन उसमें कई डायमेंशन जुड़ गए थे। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा ही मांगा जा रहा था, गिरफ्तारी ही मांगी जा रही थी, क्योंकि निरंतरता में वो दूसरी तीसरी बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। और कहीं ना कहीं ये भाव था कि भाई कुश्ती में ज्यादातर मेडल तो हरियाणा लेकर के आ रहा है, तो एक राजपूत को इस पद पर, और वो भी उत्तर प्रदेश का, और वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसको आधिपत्य क्यों जमाने दिया जाए। उस समय नाम आया था कि दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनना चाहते थे। वो नहीं बन पाए, इसलिए ये आंदोलन शुरू करवा दिया गया। माफी चाहेंगे। और इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच पड़ताल पूरी हो गई, आरोप पत्र भी पेश कर दिया गया, ट्रायल भी कोर्ट में शुरू हो चुके हैं, ऐसे में ऑलरेडी इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो चुका है। खास तौर से जो जाट कम्युनिटी है, वो जिस तरीके से इन पहलवानों के साथ खड़ी दिखाई दी है, और इससे पहले 13 महीने का जो वो आंदोलन था, उसमें भी जो खापों की और दूसरे संगठनों की और हरियाणा के जाटों की भूमिका थी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाट को चीफ मिनिस्टर ना बना करके जिस तरह से गैर जाट को, पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया, और जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया तो भी किसी जाट को ना बना करके सैनी को, नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट में, जहां पर जाट मतदाताओं का प्रभाव है और करीब करीब 40-42 सीटों पर है, और 20 से 25 सीटें, 20 से 24 सीटें तो ऐसी है जहां जाट निर्णायक स्थिति में है। और अगर ये तथ्य ना होता, ये सच्चाई नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक 67 कैंडिडेट घोषित किए हैं, उनमें 13 जाट चेहरों को टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने 13 को दिया है 67 में से, अभी और कैंडिडेट घोषित होने हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो अभी 31 घोषित किए हैं, 32वां देर रात किया था कल। उन 32 में से ही 12 जाटों को टिकट दे दिए हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हरियाणा का मतदाताओं का मिजाज क्या है, जाट किसानों का मिजाज क्या है, और कांग्रेस ने इसको कैश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो मेरे समेत बहुत सारे जो पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि भाई उस समय भी जब ये जंतर मंतर पर बैठे थे, जब नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर इन्होंने वो सड़कों पर एक प्रदर्शन किया था, जबरन पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, उस समय भी कहीं ना कहीं इनके पीछे, इनके ये आंदोलन डिजाइन करने के पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ था। राहुल गांधी जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मिले, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे मिले, फिर कांग्रेस पार्टी में जाकर के ये मुख्यालय में जाकर के शामिल हुए, इनका स्वागत सत्कार किया गया, इनके इनकी भाषणबाजी डायस से हुई। विनेश फोगाट ने भी सीधे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, बजरंग पूनिया ने भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, और जो डिस्क्वालीफाई हुई थी फाइनल में पेरिस में, उसका भी जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ठीकरा फोड़ने की कोशिशें हुई कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। यानी वजन अगर 100 ग्राम ज्यादा है, तो उसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है।
या अगर वो डिस्क्वालीफाई हुई है तो इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है? लेकिन जानबूझ करके ये सेंटिमेंट का संचार करना इस पूरी कम्युनिटी में और जाट मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसा करके, भड़का करके खड़ा करना, उनको यूनाइट करना, ध्रुवीकृत करना और वोटों में तब्दील करना, ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन जिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया और होल्ड पर रखा जब तक के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान नहीं हो गया, उसके बाद टिकट डिसाइड हुआ और वो भी उनके बेटे को दिया गया, ब्रजभूषण को नहीं दिया गया, ताकि एक गलत मैसेज ना जाए क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ये लोग आंदोलन कर चुके थे, ट्रायल शुरू होने वाले थे, आरोप पत्र दाखिल हो रहा था। ऐसे में ब्रजभूषण को टिकट देने का भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी नुकसान होता। एक गलत मैसेज जाता कि जिस आदमी के खिलाफ संगीन आरोप लगा रही हैं महिला पहलवान, उनको टिकट देना ठीक नहीं किया। अगर टिकट दिया जाता तो उनके बेटे को टिकट दिया गया। अब जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह की बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है और ये बयानबाजी भले ही हुड्डा परिवार पर हमले के रूप में हो, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बजरंग और विनेश पर ही केंद्रित हों, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम मैंने बताया है और जो रणनीति है कांग्रेस की कि जाटों को यूनाइट करो, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना, मतलब बयानबाजी करना, जो उन्होंने कहा है मैं उससे नाइत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं। जो बात इन्होंने कही है वो बात तो विनेश फोगाट की चचेरी बहन गीता भी कह चुकी है। गीता ने क्या कहा है अपने ट्वीट में? उन्होंने कहा था कि जो छल का नतीजा है उसका फल मिलता ही है, वो आज मिले या कल मिले। और ये इसीलिए कहा था क्योंकि विनेश फोगाट गलत तरीके से किसी का हक मार करके 50 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक खेलने के लिए गई थी। पहले तो ट्रायल ही नहीं देना चाहती थी, बाद में ट्रायल दिया तो एक ही दिन में 2 ट्रायल हुए। एक 53 किलो भार वर्ग में उसमें हार गई, ओलंपिक की रेस से बाहर हो गई, तो फिर प्रेशर बिल्डअप किया, 5 घंटे तक ट्रायल रोकवाए उन्होंने और फिर 50 किलो भार वर्ग में एक मध्य प्रदेश की महिला पहलवान जो जाने वाली थी, उसका हक मार करके ये गई थी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर चीटिंग करके और जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, तो भगवान ने आपको सजा दी है। और मैं बेटियों का गुनहगार नहीं हूं। बेटियों का कोई गुनहगार है तो वो बजरंग और विनेश है। स्क्रिप्ट लिखने वाले भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। और अगर इन्होंने कुश्ती की गतिविधियों को पौने 2 साल तक ठप किया, तो कुश्ती में मेडल नहीं आने की जिम्मेदार भी यही लोग हैं। मोटे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान दिए हैं। अब आते हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? और इस तरह की बयानबाजी करने से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा? एक बात समझ लीजिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और वो दिखाई दे रही है हरियाणा में। दूसरे, जाटों को कांग्रेस और हुड्डा परिवार बहुत हद तक ध्रुवीकृत करने में, यूनाइट करने में कामयाब हो गए हैं। अब वो सिचुएशन तो है नहीं कि सब जाट अगर इकट्ठा हो गए हैं, ध्रुवीकृत हो गए हैं
तो जो गैर जाट हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे ही लामबंद हो जाएंगे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, पर राजनीति में कब क्या हो जाए आप दावे के साथ कह भी नहीं सकते हैं। पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनके कितने मतदाता हैं हरियाणा में और जाट मतदाताओं की कितनी संख्या है और कितनी सीटों पर जाट मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। मैंने आपको बताया कि 40-42 सीटें हैं जहां इनका इनकी भूमिका रहती है और 20 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां ये निर्णायक स्थिति में हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? इसलिए मेरा कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो तो ऑलरेडी विनेश फोगाट की चचेरी बहन गीता फोगाट अपने ट्वीट में कह चुकी है। हमारे जैसे पत्रकार इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई जो हम डे वन से कहते आ रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो भी ये जमावड़ा है, जो भी धरने प्रदर्शन है, भाषणबाजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मोदी पर हमले हैं, ये एक राजनीतिक मूवमेंट है। अगर वाकई उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनको अगर इंसाफ चाहिए तो उसके रास्ते सीधे हैं। उसके लिए जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत नहीं है। थाने में जाइए, खेल मंत्रालय में जाइए, ओलंपिक संघ में जाइए, वहां शिकायत करिए, पीएमओ से कह दीजिए। पर आप अगर सीधे जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर भी बवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पीछे कोई है। तो ये बाकी लोग कहें समझ में आता है, लेकिन जिनको अभियुक्त बना दिया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, वो अचानक बीच चुनाव में अगर कूद पड़े और आकर के बयानबाजी शुरू करें, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह की बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को रोक लगानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।